अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2 आयोश मैनेजिंग सेफली का लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 2 को, जो कि रिलेट करता है असेसिंग रिस्क से। असेसिंग रिस्क को बेसिकली प्राइमरी इम्पोर्टेंस हासिल है। उसकी रीज़न ये है कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को एज अ फाउंडेशन कंसीडर किया जाता है, जबकि रिस्क असेसमेंट को इसकी बैकबोन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि तमाम तर दारोमदार हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का इसी रिस्क असेसमेंट के ऊपर होता है, जिसके बिहाफ पर कंट्रोल मेजर्स डिसाइड होते हैं और बाकी का मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। असेसिंग रिस्क एलिमेंट के अंदर 3 पार्ट्स हैं। पहला व्हाट इज रिस्क, नाउ हाउ देगा ये सेक्शन हमें रिस्क के बारे में। दूसरा व्हाट इज अ रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट होती क्या है, हाउ आर रिस्क असेसमेंट्स कैरिड आउट, और रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कैसे की जाती हैं। इसमें आगे चलते हुए हमारे पास आता है व्हाट इज रिस्क, रिस्क है क्या। फिर से एक एनिमेशन आपके सामने। इस एनिमेशन का बेसिकली पर्पस ये है, इसमें एग्जांपल दी गई है कि हर इंसान का चाहते ना चाहते हुए किसी ना किसी सूरत में रिस्क के साथ सामना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पहली बार ड्राइविंग सीखने की कोशिश कर रहे थे तो आपने देखा कि उस वक्त एक रिस्क मौजूद था। किस चीज़ का? एक्सीडेंट होने का। अब फर्दर क्या हुआ कि एक्सीडेंट में आपके सामने कोई भी आ सकता है, ठीक है, जिस तरह इस वीडियो में आया, और इसमें अब ओवर स्पीडिंग है, नए आप सीख रहे हैं ड्राइविंग को, तो आपका उस तरह से कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। तो इस एनिमेशन का जो पर्पस था बेसिकली वो ये बात समझाना चाह रहा है कि इंसान को चाहते या ना चाहते हुए रिस्क के साथ हर सूरत सामना होता है। what do we really mean by risk? हमारा रिस्क से बेसिकली मतलब क्या है? अगेन एनिमेशन जी, यहाँ पे बतला रहा है कि एक वेयर हाउस है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका एक वेयर हाउस है जिसको आप आम गोदाम भी बोलते हैं। यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, ऊपर कुछ क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। तो क्लाउड्स जब दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा इस वेयर हाउस की रूफ जो है वो मुरम्मत का काम, रिपेयर वर्क मांग रही है यहाँ पे हमसे। क्यों? क्योंकि जब बारिश होगी तो इसमें से लीकेज होगी। इस सब सिनेरियो को सामने रखते हुए ये देखें, बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश स्टार्ट हुई, छत टिपकना स्टार्ट होगी। अब इस अमल के, इस बारिश की वजह से हमारे पास उस वेयर हाउस के अंदर 2 तरह का सामान मौजूद था, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक प्लास्टिक फर्नीचर का। ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में टेलीविजन सेट वगैरह पड़े हुए और प्लास्टिक। अब इस सारे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हम समझेंगे इसे, टू इंश्योर अ सेफ एनवायरनमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रिस्क। तो हमें इस सारे एनवायरनमेंट को असेस करते हुए, असेस करने से पहले रिस्क के बारे में सही तरह से पता हो। टू डिफाइन रिस्क वी फर्स्ट नीड टू टेक अ लुक एट अ फ्यू बेसिक टर्म्स। उस रिस्क से भी पहले कुछ टर्म्स आई हमारे पास। सबसे पहले नंबर पे आता है हैजर्ड, जिसको खदशा बोला जाता है। हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज अ पोटेंशियल टू कॉज हार्म। कोई भी ऐसी चीज जो सकत रखती है,
कोई भी ऐसी चीज जो सकत रखती है नुकसान पहुंचाने की, उसको हम हैजर्ड बोलेंगे। इवन ह्यूमन एक्टिविटी भी हैजर्ड हो सकती है जिसके नतीजे में कुछ हमें नुकसान पहुंचे। फॉर अ हैजर्ड टू कॉज हार्म अ हैजरस इवेंट मस्ट हैपन। अच्छा, ये अंडरस्टूड है कि हैजर्ड खुद से हैजरस इवेंट नहीं करेगा। जब तक के हैजर्ड कभी भी खुद से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक के हैजरस इवेंट ना हो जाए। फॉर हैजर्ड टू कॉज हार्म और हैजरस इवेंट मस्ट हैपन। तो हैजरस इवेंट जब तक नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। ये इसी तरह है, फॉर एग्जाम्पल एक चेयर अगर रास्ते में पड़ी है, हैजर्ड जरूर है, लेकिन तब तक चेयर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक हैजर्डस इवेंट ना हो। और हैजर्डस इवेंट क्या होगा कि किसी का भी चेयर से टकराना, उसी सूरत में कुछ नताइज का हमें सामना करना पड़ेगा। ये देखिए, ये वर्कर आया, वर्कर ने लोड कैरी किया हुआ था और जमीन में गड़ा होने की वजह से वो उससे ट्रिप हुआ और गिर गया। अब ये जो उसके गिरने के इम्कानात हैं, ये डिपेंड करते हैं कि वो किस जगह पे ज्यादा है और किस जगह पे कम है। लाइकलीहुड किसी चीज के होने के इम्कानात को बोला जाता है। द लाइकलीहुड इज द चांस दैट द हैजरस इवेंट विल अकर। किसी भी वाक़े के होने के इम्कान को हम लाइकलीहुड बोलेंगे। अब वो स्टोर में था, अब ये फ्रंट पे है, किसी भी शॉप के फ्रंट पे है। अब वहां पे कुछ हैजर्ड कम था, यहाँ पे आके इसका जो लाइकलीहुड है वो ज्यादा है। उसकी रीजनिंग ये है कि बार बार लोग आ रहे जा रहे हैं, तो लाइकलीहुड भी इस जगह पे ज्यादा होगी। और अगर यही वाक़या होता है किसी घर के, किसी स्टोर के बैक साइड पे, जहां पे इतनी ज्यादा आपकी आमदोरफ्त नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में यहां पर चांसेस जो हैं वो हमारे कम हो जाएंगे किसी भी हैजरस इवेंट के। अब कंसीक्वेंस किसे बोलते हैं? कंसीक्वेंसेस बोलते हैं जी एक सीरीज ऑफ रिजल्ट्स कि एक चीज के क्या नताइज, एक तसलसल क्या नताइज निकल सकते हैं उसमें से। कंसीक्वेंस इज आउटकम ऑफ द हैजरस इवेंट के क्या क्या हो सकता है। रिजल्ट इसलिए नहीं बोलेंगे, रिजल्ट में आप क्लियर होते हैं, यस नो पास फेल, ये क्लियर है। जबकि कंसीक्वेंस में नंबर ऑफ रिजल्ट्स पॉसिबल होता है कि हमें हिट करेंगे। तो कंसीक्वेंस इज द आउटकम ऑफ द हैजरस इवेंट। आगे चलते हैं जी, आगे चले। अब उसमें देखें, पहला ये है कि सिर्फ उससे लड़खड़ाने के बाद उससे सिर्फ सामान गिरा। दूसरा ये है कि उससे उसकी टांग वगैरह जो है वो डैमेज हो गई है। अब इस सब इंफॉर्मेशन के बाद हम डिफाइन कर सकते हैं रिस्क को कैसे। रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ अ हैजरस इवेंट अकरिंग एंड द कंसीक्वेंस ऑफ द इवेंट। मतलब रिस्क कॉम्बिनेशन है, मजमू है दो चीजों का। किन दो चीजों का? एक लाइकलीहुड किसी चीज के होने के इम्कान का, एंड द कंसीक्वेंसेस ऑफ दैट इवेंट, और फिर उस इवेंट के नताइज क्या आएंगे। होने के इम्कान और नताइज का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वो हमारे पास रिस्क आता है। हम कह सकते हैं रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड इनटू कंसीक्वेंस। देन वी हैव लो हाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी अगर घड़ा मौजूद है घर के पिछली तरफ या किसी बिल्डिंग के बैक साइड पे जहां पे हमारा इतना आना जाना नहीं है, वहां पे लाइकलीहुड लो होगी। और जिस जगह पे आपका आना जाना ज्यादा है वहां पे लाइकलीहुड हाई होगी। इसी तरह सिर्फ लोड गिरता है तो लो है, और अगर बंदा डिसेबल हो जाता है तो ऐसी सूरत में कंसीक्वेंस जो है वो वहां पे हाई कंसीडर होगा। आगे चलते हैं। एक वर्कर काम कर रहा है, अब जो
फ्लोर पे वाटर है, वेट फ्लोर इज ऑलवेज अ हैजर्ड, इज अ स्लिप हैजर्ड, कि जिसके नतीजे में कोई भी शख्स फिसल के गिर सकता है। ये देखिए वर्कर भागता हुआ आ रहा है और इसने मटेरियल भी एक ट्रॉली में कैरी किया हुआ है, ये भी हैजर्ड है। एक होल है, वो भी हैजर्ड है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हैजर्ड क्या है, हैजर्डस इवेंट क्या है, लाइक्लीहुड क्या है और कंसीक्वेंस क्या है, और किस तरह लाइक्लीहुड और कंसीक्वेंस जो है इनका कॉम्बिनेशन रिस्क बनता है, अब हम अपने इसके अंदर जो इसका मेन टॉपिक है, व्हाट इज रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट है क्या चीज? A risk assessment is a careful examination of anything in your work environment that could cause injury or ill health. Careful examination है, पहली बात सामने आई। अब जब पहली बार रिस्क असेसमेंट परफॉर्म की जाती है तो इसमें इसके फ़वाइद क्या हैं? इसके फ़वाइद ये हैं, ये आपको महफूज रखेगी, आपकी वर्क फोर्स को, और दूसरे से मुराद यहाँ पे जनरल पब्लिक हो सकती है या ऐसे ट्रेसपासर्स जिनका उस वर्क प्लेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उनका वहां से गुजर है और इसके नतीजे में उनको कोई भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी सूरत में हम उन लोगों को भी कंपनसेट करने के पाबंद होते हैं। योर बिजनेस ऑटोमेटिकली, जब रिस्क असेसमेंट प्रॉपरली परफॉर्म होगी, आपका बिजनेस भी सेव होगा। हाउ आर रिस्क असेसमेंट कैरी आउट? रिस्क असेसमेंट कैसे की जाती है, रिस्क असेसमेंट कैसे परफॉर्म की जाती है, इसकी जानिब हम आते हैं। सबसे पहले आप रिस्क असेसमेंट करते हुए लिस्ट वर्क टास्क, आपने कौन कौन से काम परफॉर्म करने हैं, पहले आप उनकी एक फहरिस्त बना लेंगे। उस वर्क टास्क में लोकेशंस आएंगी कि किस लोकेशन पे काम किया जा रहा है, आया ये लोकेशन सिटी में है, आया ये दूर दराज किसी इलाके में है, बिल्डिंग की हालत क्या है, किस जगह पे वाक़या है, ये तमाम तर चीज़ें हमें मलूज़ खातिर रखनी पड़ेंगी। दूसरा पीपल, के कौन कौन से लोग इसके अंदर शामिल होंगे, और इसमें दो तरह के वर्कर्स होते हैं, एक टेम्पररी आपके काम कर रहे के आना जाना उनका, या उसके अंदर आपके ट्रेसपासर्स भी आ जाएंगे, और एक होते हैं परमानेंट वर्कर जो उसी प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट टू एंड वहां पे मौजूद रहते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए। ये अब जिस तरह मैंने बोला टेम्पररी से मुराद ये देखें, ये ट्रेसपासर था जो कि बिल्डिंग की तरफ देखते हुए वहां से गुजर गया, जनरल पब्लिक में हम इसको शुमार करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की दो तरह की है पीपल की तरह, एक परमानेंट एक टेम्पररी। परमानेंट इक्विपमेंट वो है जो डे 1 से लास्ट तक आपके प्रोजेक्ट के अंदर काम होता रहा, जबकि आपकी जो टेम्पररी इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट है जो कुछ पैसेज ऑफ टाइम के लिए आपके पास आई है, आपने काम परफॉर्म किया, एक्टिविटी परफॉर्म की और उस इक्विपमेंट को वापस भिजवा दिया। लास्ट वन वी हैव एक्टिविटीज, कि हमने क्या क्या काम वहां पर परफॉर्म करना है जी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, कि हमने हैजर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द हैजर्ड से पहले मैं आपको एक चीज बताता चलूं जो इस स्लाइड में बुक में मौजूद है, स्लाइड में थोड़ी सी मिसिंग है। वो ये है कि आपको इसके अंदर जो स्टेजेस ऑफ रिस्क असेसमेंट है वो लाजमी पता होनी चाहिए। रिस्क असेसमेंट की जो स्टेजेस हैं उनमें नंबर 1
identify the hazards. Number 2, estimate the risk. Number 3, evaluate the risk. Number 4, record your significant findings. And the last one is review your findings. हम रिस्क असेसमेंट की पहली स्टेज पे मौजूद हैं, जिसके अंदर आता है आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स. अब हैजर्ड्स खदशात हैं. व्हाट आर द हैजर्ड्स? हैजर्ड्स हैं क्या? ठीक है क्या से मुराद ये है कि एक वर्क प्लेस के ऊपर क्या हैजर्ड्स हैं. थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रुकूंगा और कुछ चीजें बताता चलूं आपको. इन जनरल हम हैजर्ड्स को कंसीडर करते हैं जब टाइप्स की बात होती है तो नॉर्मली 5 टाइप्स इन जनरल. वैसे तो हर स्टैंडर्ड अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उसके अंदर मुख्तलिफ बताता है, लेकिन इन जनरल 5 टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स हैं. एक आपके सबसे पहले फिजिकल हैजर्ड्स, then we have chemical hazards, then we have biological hazards, then we have psychological hazards, नफ्सियाती, और लास्ट वन ergonomic hazard. 5 तरह के hazards हैं जिनको हमने देखना होता है एक वर्क प्लेस के ऊपर. hazards की आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास दूसरी स्टेज आती है एस्टिमेट द रिस्क. हाँ, इसके अंदर हम ये चीज चेक करेंगे कि हमारा रिस्क जो है उसकी नोयत क्या है, वो किस नोयत का है. तो ऐसी सूरत में हमें 3 चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं. हु इज एट रिस्क, कौन है ऐसा जिसको रिस्क हार्म नुकसान पहुंचा सकता है. हाउ लाइकली इज दैट समथिंग कुड गो रॉन्ग, और क्या इम्कान है कि कुछ गलत हो सकता है. हाउ सीरियस वुड द आउटकम बी, और अगर ऐसा होता है तो उसके निताइज क्या निकलेंगे. याद रखिएगा ये जो दूसरी बात इसमें की गई है, हाउ लाइकली इज दैट समथिंग कुड गो रॉन्ग, तो ये आप कभी भी सेफ्टी करके 100% एक्सीडेंट फ्री वर्क प्लेस नहीं बना सकते हैं. याद रखिएगा, सेफ्टी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रिस्क एंड रिस्क इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेफ्टी. ये दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं, लेकिन रिस्क लेने की सूरत में आप 100% एक्सीडेंट को दावत देते हैं, जबकि जब आप सेफ्टी करते हैं तो सेफ्टी करने की सूरत में क्या होता है कि आप एक्सीडेंट से 100% बचते नहीं हैं, बल्कि कुछ ना कुछ इम्कानात तब भी बाकी रह जाते हैं कि कुछ गलत वहां पर हो सकता है. आगे चलते हैं. ये वही एग्जाम्पल लाइक्लीहुड और कंसीक्वेंस को सामने ले रखते हुए, ये देखें, बंदे के माइंड में बात आती है कि मैं गिर सकता हूं. इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं. ये यहां पे आपको लाइक्लीहुड का कंसेप्ट समझ आएगा. देखिए, पहले नंबर पे सीढ़ी मौजूद है, लैडर मौजूद है, वो बिल्कुल ग्रीन कलर में है. ग्रीन कलर के सेफ टू यूज है. और लो, देखें वहां पे 0 नहीं है, लो है. लो रिस्क इसलिए है कि कुछ भी वजह हो के जो वर्कर है वो स्लिप कर सकता या कर सकती है. नेक्स्ट वन वी हैव येलो स्टेयर, जिसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स मौजूद हैं, और उन डिफेक्ट्स को सामने रखते हुए ये बात आया है कि इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस बनिस्बत पहली ग्रीन लैडर के निस्बत ज्यादा हैं. थर्ड वन वी हैव, जो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, तो वहां पे हमारे पास लाइक्लीहुड है, गिरने के इम्कानात बहुत ज्यादा है. अब इंक्रीजिंगली लाइक्लीहुड आया, तो दूसरी जानिब आप कंसीक्वेंस देखें कि एक बंदा शुरू की से गिरेगा तो उसके बचने के चांस हैं, दरमियान से गिरेगा तो उसको थोड़ा स्फेयर हिट कर सकती हैं, और अगर इसी तरह हम हाई चले जाएं तो जितने ज्यादा वो ऊपर से गिरेगा उतना बड़ा इम्पैक्ट उसको फेस करना पड़ेगा, और जितना बड़ा इम्पैक्ट उसको फेस करना पड़ेगा उसके नतीजे में उतना बड़ा उसको नुकसान पहुंचेगा. आगे चलते हैं.
रिस्क, आप देखेंगे कि यहीं से ये रिस्क जो है, रिस्क 3x3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। जो लोग तो नहीं, गालबन हर बंदे नहीं, मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में जो भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन है मैथमेटिक्स में, मैट्रिक्स पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3x3 मैट्रिक्स जिसमें 1 to 2 आपका लो है, 3 to 4 मीडियम और 6 to 9 हाई कंसिडर किया गया। अब अगली फेज में हम जाते हैं एवेल्युएट द रिस्क। एवेल्युएशन फेज में हम चीज़ों को देखते हैं कि हम किस तरह के रिस्क से हमारा सामना है। अब जब हम इस 3x3 मैट्रिक्स में देखते हैं तो नाउ दैट यू हैव एस्टिमेटेड द रिस्क, व्हाट यू आर गोइंग टू डू अबाउट इट। हम एस्टिमेट करने के बाद देखेंगे क्या होगा। 1 to 2 नो एक्शन, क्योंकि हमारे लिए काम करने के लिए हालात साजगार हैं, तो ऐसी सूरत में हमें कोई और प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 to 4 एक्शन होगा। एक्शन किस लिए होगा? इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, काम कर सकते हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट के साथ। देन वी हैव 6 to 9 स्टॉप, टेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन में ये होता है कि आपको तमाम तर काम रोक के आपने पहली प्रायोरिटी के ऊपर करना क्या है? करना आपने ये है कि काम को रोक देना है। ये देखिए, एवेल्युएट द रिस्क की फेज में रिस्क मैट्रिक्स 5x5 में ट्रांसफर हो गया। अब इस ट्रांसफर के पीछे एक सॉलिड रीजनिंग है। रीजनिंग क्या है? जब आप 3x3 मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें आप चीज़ों को वाज़े नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल 3x3 मैट्रिक्स में 1 पे हमने लिया कि किसी को एक्सीडेंट हुआ लेकिन बाल बच गया। मीडियम में किसी की टांग वगैरह टूट गई और हाई में फैटल एक्सीडेंट हुआ और डेथ वाक़ होगी। अब इशू कहाँ पर है कि जब एक बंदा गिरा, माइट भी पॉसिबल है कि उसकी टांग 6 माह के बाद वापस ठीक हो जाए, और एक बंदा है जिसको फॉर द लाइफ टाइम एक टांग से महरूम होना पड़े। तो ऐसी सूरत में हम उन दोनों को मीडियम कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो इस चीज़ को मज़ीद एलाबोरेट करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए, इसकी वजाहत में जाने के लिए नॉर्मली नॉन रिस्क मैट्रिक्स 5x5 मैट्रिक्स को हमने अडॉप्ट किया है इस पर्पस के लिए। अब जी जब 5x5 में हम आए तो आप देखें कि इसमें वेरी अनलाइकली, अनलाइकली, नंबर 3 पे हम देखेंगे फेयरली लाइकली, 4 लाइकली, 5 वेरी लाइकली। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है, ये वेरी लाइकली, लाइकली, फेयरली लाइकली कैसे कंसीडर? नॉर्मली जो स्टैंडर्ड बताता है वो ये बताता है कि अगर 1 मिलियन में से एक एक्सीडेंट होगा तो ऐसी सूरत में वेरी अनलाइकली है। 1 लाख में से एक अनलाइकली, 10,000 में से एक फेयरली लाइकली, 1,000 में से एक लाइकली, और 100 में से एक जब होगा तो वेरी लाइकली होगा। ये तो बात थी लाइकलीहुड की। अब हम मूव करते हैं इसके कंसीक्वेंस की जानिब। कंसीक्वेंस पहला सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, गैर अलामती, कुछ भी नहीं हुआ। आपने चीज़ों को देखा, किसी भी बंदे को गिरा है, मल मुल के उठ गया, कोई इतना बड़ा इशू नहीं हुआ। माइनर इंजरी, छोटी बहुत ब्लीडिंग वगैरह होगी, कोई कट शट लग गया। मॉडरेट ऐसी होगी कि जिसके अंदर आपको ज़्यादा अरसे के लिए हॉस्पिटल रुकना पड़े और एक टाइम टेकिंग रिकवरी रिक्वायर्ड हो। उसके बाद मेजर में जब आप किसी भी बॉडी पार्ट, बॉडी आर्गन से
या अपने किसी सेंसेस से महरूम हो जाएंगे तो वो मेजर और कैटास्ट्रोफिक के डेथ वाक़या हो गई। वैल्यूएट द रिस्क में 5x5 मैट्रिक्स की जब कैलकुलेशन की जाएगी, जाहिर बात है जब दोनों सूरतों में लाइक्लीहुड भी बढ़ गई 3 से 5, कंसीक्वेंस भी 3 से 5 हो गया, तो ऐसी सूरत में इसके एक्शन के जो स्टेजेस हैं वो भी 5 हुई। 1 से 2 नो एक्शन, 3 to 6 मॉनिटर करें, चीज़ों को देखते रहें कि किसी भी सूरत वो आउट ऑफ द वे न चली जाए। 8 to 12 एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट एंड 15 to 16 अर्जेंट एक्शन के फौरी इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा, और 20 to 25 किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं किया जाएगा, फौरी तौर पर उसको रोक दिया जाएगा। ये हमारे सामने 10x10 मैट्रिक्स को भी शो किया गया है, लेकिन उसकी उस हद तक यूटिलिटी या अफादियत नहीं है जो 5x5 मैट्रिक्स की थी। तो अभी तक हमने रिस्क असेसमेंट की 5 में से 3 जो स्टेजेस हैं वो हमने डिस्कस की। पहली थी आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, जिसमें फिजिकल हैजर्ड्स हों, केमिकल हैजर्ड्स हों, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हों, एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स हों, साइकोसोशल हैजर्ड्स हों, जो भी है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेज 2 में एस्टिमेट करते हैं कि लो रिस्क है, मीडियम है, हाई है, और एवेल्युएट की फेज में हम मजीद डेप्थ में जाते हैं 5x5 मैट्रिक्स की मदद से कि किस लेवल के एक्शंस हमें रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा जी, अब हम बढ़ेंगे स्टेज 4 की जानिब, जो कि है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। स्टेज 1 आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, स्टेज 2 एस्टिमेट द रिस्क, स्टेज 3 evaluate the risk, and the stage 4 is record your findings. रिकॉर्ड का वर्ड जब भी यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी में यूज होगा तो आपने याद रखना है कि इसका मकसद है कि कोई भी चीज जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है इट शुड बी इन अ रिटन फॉर्म, मतलब कि वो तहरीरी शक्ल में आपके पास हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वर्क प्लेस पे जाता हूँ, मैंने असेस किया कि वहाँ पर क्या क्या हैजर्ड्स या रिस्क मौजूद हैं। वो रिस्क या हैजर्ड्स जब तक मैं तहरीरी शक्ल में लिखूंगा नहीं तो मुझे याद नहीं रहेंगे। तो इसलिए जो कुछ भी, जो फाइंडिंग्स भी आपको रिस्क असेसमेंट के नतीजे में मिले, चाहे वो लोकेशंस हों, चाहे वो पीपल हैं, इक्विपमेंट है, एक्टिविटीज है, यू शुड राइट देम। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स में हम आगे चलते हैं। इसके अंदर जो बेसिक पर्पस है, मैंने जिस तरह बताया कि हर चीज आपके पास जो जो आपने देखा, लोकेशन, एक्टिविटी, इक्विपमेंट असेस की है, आपने उसका रिकॉर्ड रखना है। हैजर्ड्स क्या थे, फिर उसके बाद रिस्क लेवल क्या था, लो था, मीडियम था, हाई था, क्या था। उसके बाद एग्जिस्टिंग एंड एडिशनल रिस्क कंट्रोल के पहले से मौजूद कंट्रोल्स कौन से थे और एडिशनल रिस्क कंट्रोल्स हमें कौन से अप्लाई करने हैं, ये हम तहरीरी शक्ल में वहां पर लिखेंगे। और उसके बाद असेसर डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस बंदे ने रिस्क असेसमेंट परफॉर्म की है, आया वो एलिजिबल है या कि इसके लिए नहीं एलिजिबल। असेसर शुड बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन, और कॉम्पिटेंट पर्सन की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन से मुराद वो बंदा है, वो वर्कर है जिसके अंदर 4 चीजें मौजूद हैं, जिनको एज एब्रीविएशन हम कैट बोलते हैं, KATE, कैट। कैट स्टैंड्स फॉर K फॉर नॉलेज, A फॉर एबिलिटी, T फॉर ट्रेनिंग, E फॉर एक्सपीरियंस। नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, ये 4 चीजें जिसके अंदर होंगी, हम उसी को कॉम्पिटेंट पर्सन कंसिडर करेंगे। आगे चलते हैं जी। डेट एंड टाइम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो रिस्क असेसमेंट है शुड बी डेटेड। उसका मकसद क्या है कि आया हमें ये मालूम हो सके कि ये रिस्क असेसमेंट कब परफॉर्म की
और रीअसेसमेंट हमें कब परफॉर्म करनी है। इसी से हमें अंदाजा होता है कि फॉर एग्जांपल एक रिस्क असेसमेंट तब परफॉर्म की गई जब वहां पर मैन्युअली काम परफॉर्म किया जा रहा था, और अब टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ऐसी सूरत में वो रिस्क असेसमेंट काबिले कबूल नहीं है। और रिस्क असेसमेंट के रिव्यू के लिए भी लाजिम है इट शुड बी डेटेड एंड टाइम इज मेंशन्ड ऑन इट। रिव्यू डेट लाजमी होगी कि रिव्यू डेट का पर्पस क्या है। यहाँ पे जब एग्जिस्टिंग कंट्रोल तो मौजूद होंगे, जब आप एडिशनल कंट्रोल्स अप्लाई करेंगे तो पहली बात तो ये है कि एडिशनल कंट्रोल सेम डे ही आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए पैसेज ऑफ टाइम चाहिए। अब पैसेज ऑफ टाइम कितना चाहिए ये डिपेंड करेगा कि आपने कंट्रोल किस तरह का अप्लाई किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है, टॉप मैनेजमेंट का। फॉर एग्जांपल यू हैव टू रिव्यू हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी रिव्यू करने के लिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं लगेंगे, बल्कि अकॉर्डिंग कितना आपकी कंपनी की मेन पावर है, कितना उनका वर्कलोड है, इन चीजों को देखते हुए हेल्थ एंड सेफ्टी को भी मरतब करते हुए या यू कैन से डेवलप करते हुए आपको काफी टाइम दरकार होगा। इसलिए रिव्यू डेट हम अकॉर्डिंग टू हैजर्ड्स या रिस्क जो है वो डिफाइन करेंगे कि कितने अरसे के बाद हमने इस चीज का रिव्यू लेना है। और रिव्यू लेने के लिए बेहतर तरीका यही होता है कि आप चीज़ों को प्रायोरिटी वाइज बता देते हैं, हाई मीडियम लो। तो जो हाई होगी उसके लिए कम टाइम रिक्वायर्ड होगा, जो मीडियम होगी उसके लिए कुछ ज़्यादा, और जो लो होगी उसको मीडियम से ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। लास्ट वन जी, लास्ट स्टेज हमारे पास आ गई रिस्क असेसमेंट की। हमने अभी तक डिस्कस की रिस्क असेसमेंट स्टेज 1, आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। रिस्क असेसमेंट स्टेज 2, estimate the risk assessment stage 3, evaluate the risk assessment stage 4, record your findings, and the last one is review your findings। review your findings के अंदर क्या चीज मौजूद होगी? review your findings के अंदर आपने जो चीजें हासिल की हैं might be possible है कि अब उनमें चेंजेस हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हमें रिस्क असेसमेंट का रिव्यू लेना पड़ेगा। कब व्हेन चेंजेस अकर पर्सनल, PRSONNEL पर्सनल बोलते हैं मुलाजमीन को जो उजरत पे काम करें। पर्सनल इक्विपमेंट और एक्टिविटीज, यू शुड रिव्यू योर रिस्क असेसमेंट। इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट टू रिव्यू असेसमेंट एनुअली, 6 मंथ 3 मंथ जो भी आपने टाइम बताया हुआ है। अब बेसिक रूल्स टू फॉलो में अगर आप आएंगे, मेक श्योर योर रिस्क असेसमेंट सूटेबल एंड सफिशिएंट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो रिस्क असेसमेंट बनाई है उसकी मुनासबत का आपने ख्याल रखना है, सफिशिएंट, और वो काफी भी हो, वो पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल करती हो। बेटर डाटा हेल्प्स मेक बेटर जजमेंट। जितना अच्छे से मुराद ज्यादा नहीं होगा, बल्कि जो क्वालिटी ऑफ डाटा है वो मैटर करती है कि आप कितनी अच्छी जजमेंट करेंगे। इन्वॉल्व द पीपल इट्स लाइकली टू अफेक्ट। मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि लोगों को रिस्क असेसमेंट या हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में कोई भी डिसीजन लेते हुए इन्वॉल्व करना लीगली भी हमें बाउंड किया जाता है इस काम के लिए। और पहले भी मैंने बताया ILO C155 C12 और उसका जो A12 और A20 जो है, ये दोनों आर्टिकल्स इस बात पे बाउंड करते हैं एम्प्लॉयर को कि वो डिसीजन लेने से पहले या कुछ भी चेंजेस करने से पहले, मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कोई डेवलपमेंट करने से पहले वर्कर को, जनरल वर्कर को कम्युनिकेट लाजमी करेगा। कंडीशंस में वेरी फ्रॉम साइट टू साइट अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड इस तरह से है कि एक आम ऑफिस की रिस्क असेसमेंट एक ऑयल एंड गैस वर्क फील्ड से बिल्कुल डिफरेंट होगी। बेसिक आल्सो
बेसिक जो प्राइमरी उनकी रूट होती है वो सबकी सेम है, लेकिन आपके जब आपकी देखें इसके अंदर दो तरह की अरेंजमेंट्स आ जाएंगी। जो जनरल है वो तो सेम है कि आपने रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करनी है इन्हीं 5 स्टेजेस से। जब आप स्पेसिफिक हो जाएंगे तो फिर आप उसी इंडस्ट्री को एड्रेस करेंगे जिस इंडस्ट्री के लिए आप रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। कंसीडर डायनामिक रिस्क असेसमेंट। अच्छी चीज है कि डायनामिक रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए कि आप वक्तन फवक्तन या जरूरत पड़ने पर रिस्क असेसमेंट्स को परफॉर्म करें और रिस्क असेसमेंट अपने अंदर ये सलाहियत रखती हो कि अगर थोड़ा बहुत उन्हें चेंज करना पड़े तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम रिस्क असेसमेंट को इन प्रैक्टिस करेंगे। छोटी सी एक इसके अंदर एक एनिमेशन है, ये देखिए। आप अगर इसको देख रहे हैं एनिमेशन को, तो कहीं पे चाय गिर रही है, कहीं पे वर्कर पेन थ्रो कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी यहाँ पे ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये अब जो कलर चीजें ये सब की सब आपकी कंसिडर होंगी कि ये रिस्क हैं और इनसे किसी भी तरह का एक्सीडेंट वाकई हो सकता है। ये पोटैटो चिप्स फैक्ट्री है, इसके अंदर आप देखिए, ये देखें ये तमाम लोग जो अब कलर्ड हैं ये हैजर्ड्स हैं, रिस्क हैं इस वर्क प्लेस के लिए। इस वर्क प्लेस को भी देखिए, ये वर्क प्लेस एक टिपिकल कंस्ट्रक्शन वर्क प्लेस है। आप देख रहे हैं कि ये वर्कर जो है एज प्रोटेक्शन ना होने की वजह से गिर सकता है। उसके अलावा जो इसका बेस है वो फॉर्म होने की बजाय बेस प्लेट नीचे उसके एक गड़ा नजर आ रहा है। ये वर्कर इसको अनगार्डेड यूज कर रहा है। फर्दर मजीद लोग भी इसी तरह अनसेफली इसके अंदर काम परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि वर्क प्लेस के लिए एक्सीडेंट का सबब बन सकते हैं। की लर्निंग पॉइंट्स की हमने इस एलिमेंट के अंदर जो चीज़ें कवर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और एलिमेंट से ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वो टॉपिक है जिसके गिर्द तमाम तर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम घूमता है। 3 चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की, व्हाट इज रिस्क असेसमेंट एंड हाउ आर रिस्क असेसमेंट्स कैरिड आउट। इस तरह ये आज हमने असेसिंग रिस्क मॉड्यूल 2 आयुष मैनेजिंग सेफली का कवर किया। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अभी के लिए थैंक यू।